Welcome to this session on current affairs. Today I'll be discussing with you the main news. Okay, the first news is about नई रोशनी. क्या है नई रोशनी? ठीक है, समझिए. In majority of Indian households जो women है, ठीक है, वो एक secondary part play कर रही है. ठीक है, कोई भी बाहर के काम हो, खास करके बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, एस्टेट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, जैसा कहीं पर भी किसी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट से अगर ट्रांजैक्शन है, या तो वो अपने घर के किसी मेल मेंबर को वो ड्यूटी देती है, या फिर वो क्या करती है, किसी की हेल्प लेती है. ठीक है, ladies are still to a large extent reluctant in dealing with the governmental departments. इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, किसी समय में बहुत बड़े लेवल की करप्शन होती थी. ठीक है, लेकिन दूसरा इलिटरेसी भी एक कारण है. तो गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन वुमेन की भी हो, ठीक है, अगर इसको प्रमोट करोगे तभी लीडरशिप क्वालिटीज इन वुमेन इनकलकेट आप कर पाएंगे. इस सोच के साथ ये न्यूज है नई रोशनी. आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल. हियर कम्स माय स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू. I hope you can see my screen now. Okay, so this is the news about scheme of leadership development of minority women. Women भी नहीं, minority women. ठीक है जी, ये देखिए. Can you see this? Okay, नई रोशनी. Okay, the scheme for leadership development of minority women supported by, अब आती है मिनिस्ट्री का नाम, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली. ठीक है, नारियों शिशु कल्याण केंद्र. ओके, और बताता हूं इसके बारे में आपको. ठीक है, ये देखिए, ये जनरल स्टडीज पेपर 1 का हिस्सा हो सकता है, समाज का और पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस का. नई रोशनी, मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करते जाइएगा. ठीक है, अ स्कीम फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी वुमेन. ठीक है, माइनॉरिटी को लेकर लोकसभा में एक बहुत जबरदस्त हंगामा हो रहा था कि देखिए, सबसे छोटी माइनॉरिटी भारत में कौन सी है? 0.1% है, और वो है पारसी. और सबसे ज्यादा प्रोग्रेस भी किसने की है? पारसी. सबसे रिच भी कौन है? पारसी. और जब आए थे तब कुछ भी नहीं था, अपनी जान बचाकर आए थे ईरान से, पर्शिया से. दूसरा, बहुत ही छोटी माइनॉरिटी है जैन. ठीक है जी, और जैन भी माइनॉरिटी थी. ठीक है, कोई बहुत रिच एंड एफ्लुएंट नहीं थे, पर आज देखो वेरी रिच, वेरी एफ्लुएंट हैं. ठीक है, और फिर इवन की अगर हम बात करें सिखों के बारे में, सिख भी माइनॉरिटी है, 1.8%. ठीक है, लेकिन महाराजा पटियाला को अगर हम छोड़ दे तो कहीं पर भी, ठीक है, जब अंग्रेजों का राज था तब उस समय के टाइम महाराजा पटियाला को छोड़ दो, उसके अलावा कोई सिख राजाओं की बात नहीं है. आज सिख कितने प्रॉस्परस हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम इस्लामिक पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है, जिसको हम एक बड़ी माइनॉरिटी कहते हैं, आजादी के समय जब भारत देश आजाद हुआ था तब नवाब ऑफ भोपाल, निजाम ऑफ हैदराबाद, कम से कम नहीं तो 100 मुस्लिम राजा थे. मिनिमम 100. 566 रियासत, जिसमें 100 तो कम बोले मैंने, मेजॉरिटी मुस्लिम राजा थे. मगर फिर भी आज बैकवर्डनेस है, इलिटरेसी है, पॉवर्टी है. तो कहीं पर गवर्नमेंट जिसने राज किया पिछले 50-60 साल, ठीक है, वो कहीं पर कुछ लैक करती आई है इस्लामिक कम्युनिटी की प्रमोशंस के लिए. ठीक है, और वो सारे फायदे जो बल्कि इस्लामिक पॉपुलेशन को दिए हैं, वैसे नहीं दिए सिखों को, पारसियों को, जैन को, मगर फिर उन्होंने प्रॉस्पर किया. सो पॉलिसी में कहीं पर कमी है. पर ये इस टॉपिक से मैं कहीं और ले गया हूं आपको. यहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिम वुमेन की ही बात हो रही है कि मुस्लिम वुमेन को आगे लेके आने की जरूरत है. एक पहला स्टेप मोदी सरकार ने जो लिया था वो था ट्रिपल तलाक पर बैन, यानी तलाकुल बिद्दत पर बैन. आई होप यू ऑल नो अबाउट तलाकुल बिद्दत, द ट्रिपल प्रोमिसमेंट, जो 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो उसको तलाक
मान लिया जाता है। ठीक है जी। सो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से रिलेटेड ये न्यूज है। ठीक है जी। अब इस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले की टेक अवेज की बात करेंगे। ठीक है जी। देखिए कि एम क्या है, ध्यान से वर्ड्स देखिएगा। ठीक है। टू एम्पावर एंड इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन वुमेन। कॉन्फिडेंस लीडरशिप क्वालिटीज का सबसे पहला स्टेप होता है। ठीक है। प्रोवाइडिंग नॉलेज, टूल्स एंड टेक्निक्स, तीन चीजें, नॉलेज, टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर इंटरेक्टिंग विद गवर्नमेंट सिस्टम्स, बैंक्स, अदर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस एट ऑल लेवल्स, ताकि लेडीज खुद बाहर के काम करें, लाइक लीडर ऑफ द हाउस। समझ में आया? मर्दों की तरह पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे एस्टेट ऑफिस हो, चाहे कोई बैंक हो, चाहे कुछ भी हो, खुद लेडीज भी डील करें। इट इंक्लूड्स एम्पावरमेंट ऑफ द ट्रेनी वुमेन सो दैट दे बिकम इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट। मेल पर डिपेंडेंट ना रहे, खुद काम करें, कॉन्फिडेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी बने। देन 6 days ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलोड बाय हैंड होल्डिंग फॉर 1 year। 6 दिन ट्रेन करेंगे और 1 साल तक गाइड करेंगे। क्लियर? कहीं पर अटकेंगे तो हम है, इसे हम वर्ड देखिए कितना खूबसूरत वर्ड यूज हुआ है, हैंड होल्डिंग। व्हाट इज हैंड होल्डिंग? गाइडेंस। क्लियर? देन उसके अगला वर्ड देखिए क्या आ रहा है, ट्रेनिंग कवर्स इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन, फॉर एग्जांपल लीडरशिप ऑफ वुमेन थ्रू पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, फैसले लेने में उनकी पार्टिसिपेशन। इसका क्या मतलब बना? इसका मतलब बना वुमेन इमेंसिपेशन। ठीक है, जब लेडीज खुद अपने फैसले ले। देन एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर वुमेन, हेल्थ, हाइजीन, लीगल राइट्स ऑफ वुमेन, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, ओके, स्वच्छ भारत, लाइफ स्किल्स, कि जिंदगी को कैसे जीना है, एडवोकेसी फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज। ये मेन चीजें हैं जो करनी है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ नई रोशनी। ओके, और आगे चलते हैं। द स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड थ्रू एनजीओ। एनजीओ को साथ में जोड़ा जा रहा है अंडर द नई रोशनी स्कीम। ओके, और आगे चलते हैं हम। ये देखिए अब कुछ जुड़ी हुई बातें, सीखो और कमाओ। ये भी एक स्कीम है, सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न। 33% ऑल बेनिफिशियरीज आर वुमेन। सीखो और कमाओ में भी 1/3 बेनिफिशियरीज कौन है? वुमेन। देन नई मंजिल स्कीम, इसमें भी 30% ऑफ द टोटल बेनिफिशियरीज आर वुमेन, अप्रोक्सीमेटली 1/3। These schemes help in economic development। ठीक है जी। वुमेन इश्यूज, सोशल इश्यूज इंपॉर्टेंट है हर एग्जामिनेशन के लिए। तो अब की टेक अवेज के साथ कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला कि जो मैंने एम्स बताए हैं, क्लियर, उन एम्स में से कौन सा एम सही है, कौन सा गलत है, लिस्ट बना देंगे। 4 में से एक इनकरेक्ट होगा। क्लियर? ओके। और दूसरा, नई रोशनी स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? एक वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री भी है और एक माइनॉरिटी अफेयर्स। अगर 2 चीजें आ गई, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन गया, तो याद रखना माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की स्कीम है। क्लियर? अब हम अगली न्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज ग्लोफ, GLOF। एक बहुत ही बड़ी न्यूज है। ठीक है, दुखद घटना है। Approximately 200 people died in GLOF, Glacial Lake Outburst Flood। ठीक है, today Yogita ma'am will be giving you details about this news। मैं कुछ बेसिक डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, और ये बेसिक डिटेल्स क्या है समझिए, क्या खबर है ये। जनरल स्टडीज, प्रीलिम्स और एनवायरमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूज क्या है? ग्लेशियर लेक, एक ग्लेशियर टूट गया, सस्पेक्टेड टू हैव कॉज्ड द फ्लैश फ्लड्स इन उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड, जिसको वर्ड अभी हमने यूज किया ग्लोफ, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, 200 पीपल आर मिसिंग इन दिस। ओके जी। क्या इसके कारण रहे? डिफरेंट थ्योरीज आर देयर।
एक ये भी बात आ रही है, एक बार भारतीय सेना से प्लूटोनियम डिस्प्लेस हुआ था। प्लूटोनियम जो है वो बहुत गर्म होता है, हो सकता है कि उसकी वजह से ना हुआ हो। आज जो एक चिंता का विषय है कि वो प्लूटोनियम है कहाँ। क्लियर? इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्लियर? देन when glaciers melt, the water in glacial lakes accumulates behind loose natural glacial moraine dams made of ice, sand and pebbles। कि जब ग्लेशियर टूटता है तो आइस भी, पानी भी और बहुत कुछ ऐसा निकलता है, पेबल्स एंड ऑल, जिससे ये बाढ़ आ सकती है, जिससे लोग बच सकते हैं। मैं इतना ही बताऊंगा अभी। डिटेल्स इसकी कौन कराएंगे? योग्यता मैम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज ज्योग्राफी क्लास में इस टॉपिक पर डिस्कशन होना चाहिए। क्लियर? अब हम और आगे बढ़ रहे हैं और हियर कम्स द नेक्स्ट न्यूज इन फ्रंट ऑफ यू एंड द न्यूज इज अबाउट JATP। JATP सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। COE क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। JATP क्या है? जॉइंट। ये किसने स्टार्ट किया था JATP? कब स्टार्ट हुआ था JATP? ये स्टार्ट किया था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ने। हु इज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए आया था JATP। और JATP जो है, ठीक है, JATP जो है वो एम क्या लेके चल रहा है? हम इंडिजिनसली, यानी इंडिया खुद अपने लेवल पर क्या करे, ठीक है, टेक्नोलॉजीज डेवलप करे वर्ल्ड लेवल। ठीक है जी। और जॉइंट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम इज द फुल फॉर्म ऑफ JATP। जो लिखा हुआ है सब नोट्स में है, जॉइंट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इन दोनों ने MOU साइन किया है कि जो मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले जो साइंटिस्ट थे, अब वो भी डिफेंस रिसर्च में अपना योगदान देंगे। क्लियर? ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बॉडी है DRDO। क्लियर? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, समझिए। MOU signed between IISc. What is IISc? Indian Institute of Science. DRDO signed an MOU with IISc Bangalore. Indian Institute of Science कहाँ है? बेंगलोर। बेंगलोर नया नाम बेंगलुरु। क्या बनाएंगे? JATP COE, Joint Advanced Technology Program and Center of Excellence। कहाँ बनाएंगे? बेंगलोर में ही बनाएंगे। तो JATP COE कहां बनेगा? बेंगलोर, बेंगलुरु। टू एक्सपैंड द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जिस्टिंग JATP, ताकि JATP का स्कोप और बड़ा हो जाए। क्लियर? और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। हियर इट कम्स। अब इससे हुआ क्या? ठीक है, enable directed basic and applied research and engage with premier research institutes through multidisciplinary and multi-institutional collaboration। अलग अलग तरह के कई इंस्टीट्यूट्स मिलकर क्या करेंगे? डायरेक्टेड बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। एक तो बेसिक रिसर्च, एक एप्लीकेशन बेस्ड अप्लाइड रिसर्च, एंड एंगेज मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस। देन focused research efforts at the center will lead to realization of indigenous, ये इंपॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज हमारे पास होनी जरूरी है। अब हुआ क्या? देखिए, जो कोरोना काल था, इसमें इकोनॉमी वाइज सबसे ज्यादा फायदे में अगर कंट्री रही है वो रही है चाइना। सबको प्रॉब्लम देने वाली कंट्री कौन सी है? चाइना। सबसे कम प्रभावित होने वाला देश है चाइना। बीमारी शुरू कहां से हुई? चाइना। और सबसे अच्छा कंट्रोल कहां हुआ इस बीमारी पर? चाइना। वो कौन सा देश है जहां के जो बड़े बड़े मेन शहर जो इकोनॉमी के हब थे, ठीक है, बीजिंग, शंघाई, अनटच्ड, कोरोना पहुंचा ही नहीं वहां। कैसे? शायद तैयारियां पहले ही पुख्ता थी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड देयर इज अ लॉट मोर येट टू बी सीन।
especially the mutants? Quite possible they are well known to the forthcoming mutants. हो सकता है उनको पहले पता है अब इसका ये म्यूटेंट आएगा, फिर ये आएगा, फिर मौसम बदलेगा, फिर ये आएगा, फिर वो इस तरह के जीन्स और इस तरह के डीएनए के लोगों में जाएगा, फिर ये म्यूटेंट आएगा. क्वाइट पॉसिबल. ये क्या है? हमेशा से एक ही चीज होती है, ये नॉलेज इज पावर. जिसके पास टेक्नोलॉजी है उसने राज किया. हमारे यहाँ बाबर अफगानिस्तान से आया, अटैक किया, जीत गया. क्यों? उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी. बारूद, गन पाउडर. हुन्स इन्वेडेड और यहाँ पर गुप्ता एम्पायर खत्म हुआ, बड़े बड़े एम्पायर्स खत्म हुए. क्या था उनके पास? घोड़े. ठीक है, उनके पास क्या था ऐसा? स्टिरप्स, वारफेयर मेथड्स. ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है हमेशा वही आगे जाएगा. नॉलेज इज पावर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. और आगे चलते हैं. सो हम ये कर रहे हैं, हम खुद अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करें, दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहे और बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी सामने लेकर आए. और आगे चलते हैं. MOU. As per the MOU, DRDO will support JTP in equipping it with advanced and unique research facilities. DRDO अब हेल्प करेगा JTP की, ठीक है, ताकि एडवांस्ड रिसर्च हो सके. बाकी आप खुद पढ़िएगा, ठीक है, मैं एक लाइन आपको नहीं करवाऊंगा. ओके, एक बात इंपॉर्टेंट करवाना चाहूंगा, पेपर के इंपॉर्टेंट, कि JTP 1983 में स्टार्ट किया गया. ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने स्टार्ट किया, who had been the president of India also, okay, also known as the missile man of India, where the DRDO scientists actively collaborated with the faculty of Indian Institute of Science to work on various missile technologies. तब भी JTP के साइंटिस्ट ने IISc के साथ मिलकर काम किया और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर महत्वपूर्ण काम किया. क्लियर? नेक्स्ट, ये कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है. क्या पार्लियामेंट में अभी अभी बताया गया है कि क्या क्या किया गया है? मेजर्स टेकन टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द ट्रेडिशनल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को की इनटेंजिबल हेरिटेज की भी एक लिस्ट है. क्लियर? तो उसको इसके साथ जोड़ के मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा. चलिए आगे चलते हैं. ये किस मिनिस्ट्री के अंडर हम स्टडी करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म. किसको इन्फॉर्म किया? पार्लियामेंट में इन्फॉर्म किया. किस चीज के लिए? क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं किस चीज के लिए? टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द ट्रेडिशनल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. और आगे चलते हैं. ठीक है, ये देखिए, scheme for safeguarding the formulated a scheme titled Scheme for Safeguarding the Intangible Heritage and Diverse Cultural Traditions of India. ओके, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे भारत का जो रिच इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसको हम प्रमोट करें, प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें. और आपको पता होना चाहिए भारत ने 13 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स को, ठीक है, कहां पर डाला है? यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी अंडर द 2003 कन्वेंशन. ठीक है, अब ये होता क्या है? वैसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा टेंजिबल और इंटेंजिबल के बीच का डिफरेंस. ये देखिए, यहाँ वर्ड यूज हुआ इंटेंजिबल. ख्वाहिश विल टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटेंजिबल. Something you can't touch. Something you can't touch, so you can't see, you can feel it only. Okay, a language is one of the part of intangible heritage. ठीक है, the method of doing work, martial arts also, हमारी craftsmanship भी, हमारे कपड़े बनाने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, how we celebrate festivals, रीति रिवाज, rituals, ये सब हमारा intangible heritage. Okay, और आगे चलते हैं हम. Next, coming over to the next topic. ये देखिए, National Inventory of ICH. As the first step towards making a national inventory of ICH,
This ministry has put up a list on its website called National List for ICH. अपनी वेबसाइट पर नेशनल लिस्ट फॉर ICH में हमने इन्वेंटरी डाली, ये हमारी कल्चरल हेरिटेज है. ओके, देन नेशनल लिस्ट ऑफ ICH is an attempt to recognize the diversity of Indian culture. क्या है भारतीय कल्चर, उसकी एक लिस्ट बनाकर हमने गवर्नमेंट की वेबसाइट पर डाल दिया है. और यूनेस्को's 2003 कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के तहत 5 प्रकार के डोमेन्स, 5 डोमेन्स आर देयर कि ये कल्चरल हेरिटेज में आएगा, इंटेंजिबल इन नेचर. ये क्या क्या है? सबसे पहला ओरल ट्रेडिशंस and expressions, language, ठीक है, then performing arts, then social practices like rituals, festive events, knowledge and practices concerning nature and the universe, traditional craftsmanship, ठीक है जी. और ये सब कुछ किस में आ रहा है? इंटेंजिबल. मैंने बताया टोकरियां बनाना, बांस का बहुत ज्यादा यूज होता है नॉर्थ ईस्ट में, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं वो बांस से, वो भी उनकी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है. हम जो बैसाखी मनाते हैं, जो ओणम मनाते हैं, उसके जो तरीके हैं, तीज त्योहार जो हमारे होते हैं, वो सब हमारी कल्चरल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है. कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट इसके साथ वैल्यू एडेड चीज है, हॉकर कल्चर इन सिंगापुर. इसको भी यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में लिया है. हॉकर कल्चर, ये घूम घूम कर अपना सामान बेचना. Coming over to the next topic, which is about USA plans to re-engage with United Nations Human Rights Council. अब नाम देखिएगा, ये है UNHRC, पहले होता था UNCHR. क्या फर्क है इसमें? पहले कभी यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स हुआ करता था, मगर उसको खत्म कर दिया गया 3 साल पहले. और नई बॉडी जो बनी वो ये बनी थी काउंसिल, ह्यूमन राइट्स काउंसिल. कमीशन खत्म हुआ, उसकी जगह पर आया काउंसिल. क्यों? क्योंकि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो था, उसके जो मेंबर्स थे, उसमें कितने ही ऐसे मेंबर्स थे जहां पर पुअर रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स था. बिग लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस उस देश में होने के बावजूद भी उसको ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर रखा गया था. तो बहुत बुरी तरह से, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि गलत बॉडी है. 1946 से फंक्शनल था कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, फिर उसके बाद इसको खत्म किया गया और इसकी जगह पर बना ह्यूमन राइट्स काउंसिल. ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो एक सब्सिडियरी है. किसकी सब्सिडियरी है ये? दिस इज द सब्सिडियरी ऑफ ECOSOC. ECOSOC. What is ECOSOC? Economic and Social Council. ये यूएनओ का एक ऑर्गन है. क्लियर? जो प्रिंसिपल एजेंसीज होती हैं यूएनओ की, ये वो है, और उसकी सब्सिडियरी है ह्यूमन राइट्स काउंसिल. ओके, और आगे चलते हैं हम. अब न्यूज क्या है? अब से 3 साल पहले, 3 years back, Donald Trump, the then president of USA, withdrew from यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल. बाहर आ गए थे. क्लियर? मगर फिर उसके बाद सरकार बदली यूएसए में, एंड द न्यू प्रेसिडेंट जो बिडेन नाउ हैज डिक्लेयर्ड दैट नाउ वी विल री-एंगेज यूएसए विद ह्यूमन राइट्स काउंसिल. ये इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अभी जो क्वेश्चंस मैंने करवाए, जैसे क्लैट में इस तरह क्वेश्चंस हो सकते हैं. The precursor of Human Rights Council was Commission for Human Rights. Okay, that is a precursor जो पहले हुआ करता था. फिर किस इंसान ने विथड्रॉ करने का फैसला लिया? डोनाल्ड ट्रम्प. कितने साल पहले लिया गया? 3 साल पहले. ठीक है जी, और आगे चलते हैं. USA has announced plans to re-engage with a much maligned, ये वर्ड कितना अच्छा है, much maligned, यानी काफी बेइज्जत हुआ, UN Human Rights Council, that the with the much maligned UN Human Rights Council that the former president withdrew from almost 3 years. Former president कौन? डोनाल्ड ट्रम्प. और आगे चलते हैं हम. ठीक है जी, नेक्स्ट. ह्यूमन राइट्स काउंसिल है क्या?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलेंगे इसमें से। दिस एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी विच इज विद इन यूनाइटेड नेशंस एंड ये क्लैट के लिए, लॉ एंट्रेंस के लिए, एसएससी के लिए, बैंक पीओ के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है लॉ एंट्रेंस के लिए कि वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल? जिनीवा। वेयर इज जिनीवा? Switzerland. Switzerland. Geneva is in Switzerland. Okay, then when was Human Rights Council? It was founded in 2006 and it replaced former United Nations Commission on Human Rights. Council ने commission को replace किया था that had been strongly criticized for allowing countries with poor human rights records to be members. कमीशन के जो मेंबर कंट्रीज थी वो कुछ ऐसी कंट्रीज भी थी जिनका पुअर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड था। क्लियर? और आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके फंक्शंस पर आते हैं। काउंसिल के क्या-क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहला, इन्वेस्टिगेटिंग एलिगेशंस ऑफ ब्रीचेस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन यूएन मेंबर स्टेट्स। कहीं पर ह्यूमन राइट वायलेशन है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करना। सेकंड, अब जैसे कि रोहिंग्या इशू, मैंने अपने पिछले लेक्चर में कंप्लीट आपको बताया था किस तरह से रोहिंग्यास के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, स्पेशली विच कंट्री? बांग्लादेश। ये बर्मा यानी म्यांमार से भागकर बांग्लादेश में शरण लेकर रहने वाले लोग हैं। ठीक है, इनमें से कुछ लोग इंडिया से बर्मा भागे थे, कुछ लोग थाईलैंड से बर्मा में आए थे और बाद में बर्मीज लोगों ने इनको मार के भगाया, इनका कत्लेआम हुआ और फिर उसके बाद बांग्लादेश में शरण लेके रहने लगे। अब ये बांग्लादेश सरकार के अत्याचार सह रहे हैं रोहिंग्यास। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो रोहिंग्यास को अपनाने को तैयार हो। अभी अभी इनको एक दूर के टापू पर छोड़ के आने की न्यूज भी थी। क्लियर? और आगे चलते हैं। It also addresses important thematic human rights issues such as freedom of expression, women's rights, LGBT rights, rights of racial and ethnic minorities. और किन किन इश्यूज के लिए काम कर रही है काउंसिल? LGBT। ठीक है, व्हाट इज LGBT? यू नो, ठीक है, रेड सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। ओके, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, freedom of expression, women's rights, and many such important issues. Then, coming over to फिर किस ऑफिस के साथ एसोसिएटेड होती है ये काउंसिल? ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है जी। कितने मेंबरशिप क्या है? 47 मेंबर स्टेट्स। कौन इलेक्ट करेगा? यूएन जनरल असेंबली। ओके, और जोग्राफिकल इक्विटेबल जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होती है मेंबरशिप, यानी हर जगह से मेंबर्स आने चाहिए। कुछ स्पेसिफिक अच्छी अच्छी कंट्रीज ही नहीं, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज की मेंबर्स होने चाहिए, डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज। देन जो कंट्री एक बार मेंबर बनेगी काउंसिल की, कितने साल के लिए बनती है? 3 साल के लिए बनती है। और नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन। भारत इससे पहले 2 बार मेंबर रह चुका है इस काउंसिल का, एक बार 2011 से 2014 और दूसरी बार 2014 से 2017। ठीक है, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू यूएनएचआरसी फॉर 3 इयर्स बिगिनिंग फ्रॉम Jan 1, 2019। ठीक है जी। अब ये हमारा 3rd राउंड है। 2 बार पहले भी हम मेंबर रह चुके हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? इसके साथ ही हम इस न्यूज को कंप्लीट करते हैं और अगली न्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। सर, इंडिया में तो काफी सारे मतलब जो इनके राइट्स हैं इन लोगों की, जिनको बताया ऑल ओवर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की रिपोर्ट्स आती हैं। यूएसए इज वन ऑफ देम। यूएसए क्लेम्स इट हैज मिनिमम ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, बट द ब्लैक पीपल लिविंग ओवर देयर, दे से the worst country is USA। समझ में आया? अपार्थीड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, हर कंट्री में ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। क्लियर? बट सर, जिस कंट्री में लॉज ही ह्यूमन राइट्स के खिलाफ बना दिए जाते हैं,
रूल्स बना दिए जाते हैं। तो सर अभी भी उन कंट्रीज को इसका मेंबर क्यों बना रखा है? राजनीति, because they are influential somewhere at international level. Okay? इंडिया इज आल्सो वन ऑफ देम। India is one of them. अब बहुत लोग कह रहे हैं इंडिया में फार्मर्स के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है। इनफैक्ट ड्यू टू ठीक है, सारे जो जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया, तब भी पता नहीं कितने करोड़ों लोगों का ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया। ट्रिपल तलाक पर बैन लगा दिया, तभी ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया। ये धारा 370 खत्म करना, राम मंदिर बना देना भी ह्यूमन राइट वायलेशन ही है। So you cannot satisfy everybody. Okay, next is World Sustainable Development Summit 2021-2B. पहले तो इसका venue, what is the venue of it? New Delhi, India. Dates 10th Feb to 12th Feb 2021. 10 तारीख से शुरू 2021, 10 फेब से शुरू 12 फेब को खत्म। कितने दिन का? 3 days. Okay, World Sustainable Development Summit to be inaugurated by Honorable Prime Minister of the country. और आगे चलते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज है। पहली खबर यही है, who inaugurated? PM inaugurated World Sustainable Development Summit 2021. कब inaugurate किया? 10th Feb. Clear? Then redefining our common future, safe and secure environment for all. Okay, it is the 20th edition of the Energy and Resource Initiatives TERI flagship event. समझिए, अब ये क्या है? पहला नंबर 20th edition of what? The Energy and Resources Institute. TERI की फुल फॉर्म चल गई, The Energy and Resources Institute flagship event. ठीक है जी। नेक्स्ट ये देखिए, The summit will bring together a wide number of governments, business leaders. अब कौन-कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? Governments, many state governments, many business leaders, many academicians, climate scientists, youth, civil society में कौन आते हैं? NGOs in the fight against climate change. Then key partners of the summit कौन है? पहले तो मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, then फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल, ये सब मिनिस्ट्रीज। ओके, इतना काफी है। अब हम आगे चलेंगे। अब धिकिया जुली एक जगह है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है। अभी हमने क्या किया, ये कौन सी मूवमेंट से जुड़ी हुई जगह है? ये है क्विट इंडिया मूवमेंट। सितंबर में मृत्यु वाहिनी के नाम से एक मूवमेंट यहां से शुरू हुई और डिफरेंट शहरों के जो पुलिस स्टेशन थे उनका घेराव हुआ। ठीक है, कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। ठीक है जी। मार्टियर्स डे के रूप में मनाया जाता है इस जगह पर उस दिन को, 20th September 1942 एज पार्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है जी। और इंपॉर्टेंट बात है जो मार्टायर्स डे वाली बात है। ठीक है, ये देखिए, September 20 is observed as Martyrs Day in Dhakia-Juli town as Martyrs Day। 20 सितंबर को मनाते हैं ये लोग इसको एज मार्टायर्स डे। ठीक है, और ये कहां पड़ता है? सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ये जो जगह है धिकिया-जुली, इट इज इन सोनितपुर। ये नोट्स में नहीं लिखा हुआ, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, और इट इज लिंक्ड विद, ये देखो, धिकिया-जुली एटलीस्ट 15 पीपल वर शॉट डेड, 3 of them women, including the 12-year-old तिलेश्वरी बरुआ। ठीक है, तिलेश्वरी बरुआ एक 12 साल का छोटा बच्चा था और तिलेश्वरी बरुआ की भी डेथ हुई। इसलिए हम कहते हैं यंगेस्ट मार्टायर जुड़ा हुआ, भारत की जो आजादी की जंग थी उसका जो यंगेस्ट
वो मार्टायर है वो कौन है? तिलेश्वरी बरुआ। हालांकि ये डिस्प्यूटेड फैक्ट है। क्यों? यहाँ पर ये देखिए, मैं स्टार्टिंग से पढ़ाता हूँ फिर बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप इसको रिसर्च करोगे तो कई ऐसे नाम आएंगे। ये देखो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है पॉसिबली द यंगेस्ट मार्टायर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। क्यों? क्या कोई और भी है जिसको कि शायद 12 साल से कम उम्र का कोई और बच्चा जिसे शहीद मानते हैं? अगर आप विकिपीडिया पर सर्च करते हैं तो आपको मिलेगा बाजी राउत। बाजी राउत ये एक बोट चलाने वाला 12 साल का बच्चा था जो कि कौन सी स्टेट से था? ओडिशा। ओडिशा। इंटरनेट पर बहुत साइट्स ऐसी हैं जहां पर ये लड़का दिखाया जाता है एज यंगेस्ट मार्टायर ऑफ 12 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, और यंगेस्ट मार्टायर टू बी एग्जीक्यूटेड, जिसको फांसी की सजा मिली हुई। ये फांसी की सजा से नहीं मरेगा, ना बाजी राउत और ना ही तिलेश्वरी। ठीक है, जो फांसी से मरा वो था खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। क्लियर? खुदीराम बोस शायद 16 साल का बच्चा था जिसको कि फांसी की सजा 16 या 18 का था। क्लियर? और आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली पेड अ विजिट। कौन गया था यहाँ पे? खुद प्राइम मिनिस्टर गए थे। हिस्टोरिक मार्टायर टाउन ऑफ धेकियाजुली इन असम। किस लिए? टू ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर 2 मेडिकल कॉलेजेस। असम में धेकियाजुली में बन रहे हैं दो मेडिकल कॉलेज, और साथ में लॉन्च अ रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट। एक रोड और हाईवे प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो रहा है। क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ा है धेकियाजुली। पेपर में सीधा क्वेश्चन बनता है, विद व्हिच मूवमेंट इज धेकियाजुली स्टूडेंट? धेकियाजुली कहां पर है? असम। कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम? शोणितपुर। क्लियर? और किस बच्चे से जुड़ा है? जो अभी मैंने 12 साल के बच्चे की कहानी सुनाई थी। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। ये देखिए, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्या हुआ था? 20 सितंबर 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत प्रोसेशंस निकाले गए फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा, और कई पुलिस स्टेशंस का घेराव हुआ असम के कई शहरों में। ठीक है, इसको नाम दिया गया कौन सा? स्क्वाड? मृत्यु वाहिनी। These squads were known as मृत्यु वाहिनी, यानी कि डेथ स्क्वाड्स, मरने को तैयार। Had wide participation, इसमें वुमेन और चिल्ड्रन भी बहुत थे। ठीक है, क्या करना था? फहराना था तिरंगा, ट्राई कलर। पुलिस स्टेशन के ऊपर भारत का तिरंगा फहराया जाएगा एज अ सिंबल ऑफ कॉलोनियल, कि अब हम किसी कॉलोनियल पावर के अंडर नहीं है। ठीक है, देन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लिया। ठीक है, और शूटिंग के ऑर्डर्स हुए, शूट एट साइट। ठीक है, और औरतें मरी, बच्चे मरे। 12 साल का बच्चा मरा जिसका नाम है क्या? नाम आपके सामने है, ये। ठीक है, तिलेश्वरी बरुआ, 12 साल का बच्चा। ठीक है, तब से अब तक 20 सितंबर को मार्टायर्स डे के रूप में यहां मनाया जाता है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ये देखिए, रिसेंटली धेकियाजुली पुलिस स्टेशन वाज अकॉर्डेड हेरिटेज स्टेटस। अभी अभी धेकियाजुली पुलिस स्टेशन को हेरिटेज स्टेटस भी मिला है एंड रिस्टोर्ड बाय द असम गवर्नमेंट। क्लियर? ठीक है जी। और फिर इसके बाद अगली न्यूज आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के बारे में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लॉ, लॉ के हिसाब से। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन समझिए। आर्टिकल 280 जो है वो बात करता है फाइनेंस कमीशन के बारे में। पहले तो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। इसमें 4 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर्स, और 1 चेयरमैन भी इसमें होता है, तो 5 हो गए टोटल 5। क्या काम होता है फाइनेंस कमीशन का? सेंटर और स्टेट, देखिए टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा करते हैं सेंटर और स्टेट, और जितनी टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है उसको डिवाइड किया जाता है
उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में। मगर इस डिस्ट्रीब्यूशन की रेशो क्या होगी? इस डिस्ट्रीब्यूशन की, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स ऑफ द टैक्स कलेक्टेड बाय सेंटर एंड स्टेट्स, वो कौन सजेस्ट करेगा, रिकमेंड करेगा? फाइनेंस कमीशन। क्लियर? तो फाइनेंस कमीशन ये काम है। रेवेन्यू शेयरिंग, देख लिखा हुआ है यहां पर, रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूलाज इन द 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन। ओके, और आगे देखिए नेक्स्ट व्यूज क्या है, सबसे पहले आपको वो पता रहनी चाहिए। अभी देखिए, फाइनेंस कमीशन बना था 2017 में, जो था हमारा 15th फाइनेंस कमीशन। ओके, एंड द रिकमेंडेशंस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन विल कवर अ पीरियड ऑफ 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम 2020। अब फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंड किया वो कितने पीरियड तक के लिए किया? 5 साल के लिए, 2020 से लेके अगले 5 साल। दिस कमीशन वाज हेडेड बाय श्री एन.के. सिंह। ये कौन थे? फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड फॉर्मर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, और दिस कमीशन वाज रिक्वायर्ड टू गिव इट्स रिपोर्ट, वन फॉर 2020-21 एंड द सेकंड फॉर 2021-22। ठीक है जी, और आगे चलते हैं 2021-22 टू 2025-26। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर अब एक अलग से स्टेट नहीं है बल्कि यूटी बन गया है, सबसे पहली बात, इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से क्या हुआ ये समझिए। Abolition of statehood to Jammu and Kashmir required the commission to make an estimation excluding the UT। पहले जम्मू कश्मीर को गिन के हिसाब लगाया जाता था, अब उससे नहीं गिनेंगे, अब तो यूटी ने खर्चा करना है। Now it is a union territory। इसके लिए भी नई रिपोर्ट की जरूरत पड़ी। दूसरा, सेकंड, deceleration in growth and low inflation has substantially slowed down the nominal GDP growth, making projections for medium term risky। कोरोना आउटब्रेक की वजह से भी एक इकोनॉमी का डाउन जाना और एक्सेलरेशन की बजाय आया डेक्लेरेशन ग्रोथ। ठीक है, देन फाइनली पुअर रेवेन्यू परफॉर्मेंस ऑफ टैक्स कलेक्शंस, टैक्स का भी घटा हुआ, मोर पर्टिकुलर जीएसटी combined with fact that the composition agreement to the loss of revenue। ठीक है जी, ये न्यूज आप गहराई में पढ़ेंगे क्योंकि ये अलग तरीके से दी हुई न्यूज है। ठीक है जी, इसका इकोनॉमी वाला स्टैंड पॉइंट हम इकोनॉमी क्लास में ही करेंगे। मैंने एक लॉ से रिलेटेड आपको बता दिया। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट न्यूज। मेन न्यूज आज की जो थी वो मैं आपको करवा चुका हूं। ओके, हम इस क्लास का यही बात समाप्त करने जा रहे हैं। एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग?